तो हाय वेलकम बैक। मेरा नाम है संकल्प और इस वीडियो में मैं आपको पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। इस वीडियो में हम पाइथन के कुछ फीचर्स के बारे में जानेंगे, पाइथन के फीचर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, कहाँ कहाँ ये यूज़ होता है, कहाँ कहाँ ये अप्लाई होता है, इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है, ये सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और पाइथन को हम बाकी कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से कंपेयर भी करेंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला ये बात कि पाइथन जो है ये हमारा 1991 में रिलीज हुआ था और जावा 1995 में रिलीज हुआ था। तो बहुत लोगों को ये लगता है कि पाइथन जो है ये हमारा एक नया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लेकिन ऐसा बात नहीं है। पाइथन जावा से भी पुराना है, लेकिन ये फेमस अभी कुछ हाल के सालों में ही हुआ है। अगर आप ये ग्राफ देखें तो पाइथन जो है 2012 में यहाँ पे था। ये ग्राफ है आपका बेस्ड ऑन स्टैक ओवरफ्लो क्वेश्चन व्यूज, ठीक है। 2012 में यहाँ पे था और 2018 आते आते पाइथन यहाँ टॉप पे पहुंच गया, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू गिटहब पाइथन जो है ये हमारा वर्ल्ड में सेकेंड मोस्ट यूज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। पहला पे आता है जावास्क्रिप्ट, सेकेंड पे है पाइथन। तो पाइथन सेकेंड मोस्ट यूज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है। तो अब सवाल ये आता है कि पाइथन इतना फेमस हुआ क्यों अचानक। तो देखो पाइथन जो है उसका सिंटैक्स जो है वो बहुत सिंपल होता है। सिंपल सिंटैक्स मतलब आप उसको आसानी से समझ सकते हो, आप उसको आसानी से पढ़ सकते हो। ये इंग्लिश के ज़्यादा करीब है, इसीलिए इसको समझना, इसको पढ़ना कि वहाँ लिखा हुआ क्या है एक ह्यूमन के द्वारा ज़्यादा आसान है। इसको बच्चे भी समझ सकते हैं, इसीलिए स्कूल में भी आजकल पाइथन पढ़ाया जाता है। तो सबसे पहला मेन रीज़न ये है कि इसको लिखना समझना ये बहुत आसान होता है और सेम काम को करने के लिए पाइथन में हमें कम कोड लिखना पड़ता है एज कंपैरेटिवली बाकी सब लैंग्वेज में। अगर मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखाऊं तो देखो यहाँ पे एक ये प्रोग्राम है, ठीक है, ये हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम है। जब हम कोई नया लैंग्वेज सीखते हैं तो पहला बार जनरली यही कोड लिखा जाता है। तो जब हम सी सीख रहे हैं, ठीक है, तो सी में जब हम ये प्रोग्राम लिखे तो देखो यहाँ पे कितना सारा लाइन लगा, आप स्क्रीन पे देख सकते हो। सेम काम, ठीक है, सेम काम अगर हम सी प्लस प्लस से करें तो हमें इतना सारा लाइन लगेगा। सेम काम अगर हम जावा में करें तो इतना लाइन लगेगा। लगभग सब में सेम चल रहा है। अब पाइथन का आप देखो, पाइथन का हमने सेम काम सिर्फ एक लाइन में कर दिया, सिंपल सा, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है देखो, ये सब लिखा हुआ है, ठीक है। पाइथन का हमने सिर्फ एक लाइन में हमने सेम काम कर दिया। तो आपको दिखा कि पाइथन में हमें कितना लिखना पड़ा, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है ये। तो पाइथन का सिंटैक्स जो है बहुत सिंपल है, ठीक है। और एज अ प्रोग्रामर अगर आप सॉफ्टवेयर कुछ बना रहे, ठीक है, तो आप ये नहीं चाहेंगे कि आप एक लैंग्वेज सीखने में ही अपना टाइम बर्बाद करें। लैंग्वेज सिर्फ एक जरिया है कि आप कंप्यूटर को बता सके कि भैया मुझे ऐसा ऐसा काम करवाना है तुमसे, ठीक है। लैंग्वेज बस ये जरिया है। आपका मेन काम है कि आप वो सॉफ्टवेयर बनाए ताकि वो सॉफ्टवेयर काम कर पाए। उसको कैसे लॉजिक बनाना है, उसको कैसे इंप्लीमेंट करना है, ये लैंग्वेज को यूज करके उसको कैसे इंप्लीमेंट करना है, आपका मेन काम ये रहेगा। तो आप ये नहीं चाहेंगे कि आप लैंग्वेज सीखने में टाइम बर्बाद करें, आप ये चाहेंगे कि आप उसको इम्प्लीमेंट करें, ठीक है। तो इसीलिए पाइथन बहुत फेमस हुआ है, इसको लिखना समझना आसान है, ठीक है। तो यही मेन कारण था। पाइथन को लोग जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि पाइथन से हम ऑलमोस्ट हर फील्ड में हम काम कर सकते हैं। चाहे यहाँ पे जैसे एग्जांपल मैंने दिया हुआ है, कंसोल एप्लीकेशन या हम उससे स्क्रिप्ट बना सकते हैं। किसी चीज़ को हम ऑटोमेटिक कर सकते हैं ऑटोमेशन लाने के लिए, तो वो हो सकता है स्क्रिप्ट लिख सकते हैं उसके लिए। इससे हम पाइथन से हम एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना सकते हैं, इससे एक हम वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं। वेब डेवलपमेंट के फील्ड में हम इसे यूज़ कर सकते हैं। इसका एक फ्रेमवर्क होता है जैंगो करके, जो कि बहुत फेमस है और बहुत यूज़ होता है। तो उससे हम यूज़ करके वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं। इससे हम गेम डेवलपमेंट कर सकते हैं। मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा, आईओटी, ये सब आप सुने होंगे। तो ये सब में भी पाइथन का बहुत यूज़ है। पाइथन के पास हर फील्ड के लिए ऑलमोस्ट एक लाइब्रेरी है। तो पाइथन का यूज़ करके हम किसी भी फील्ड में काम कर सकते हैं आसानी से। तो पाइथन एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गया, क्योंकि ये ऑलमोस्ट हर फील्ड में यूज़ होता है। तो पाइथन का नेक्स्ट अच्छा चीज़ ये है कि इसमें मल्टी पैराडाइम सपोर्ट है इम्प्लीमेंटेशन के लिए। इसका मतलब क्या हुआ मैं भी बताऊंगा, लेकिन अगर आपको मतलब समझ में नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं। पहला बार अगर आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, इससे पहले कोई प्रोग्रामिंग नहीं किए हैं, तो आपको हो सकता है ये चीज़ समझ में नहीं आएगा। तो टेंशन की बात नहीं है, आप कंटिन्यू कीजिए, आराम से देखिए। कोर्स खत्म होने के बाद जब आप यहाँ पे वापस आइएगा तब आप पक्का समझ जाएंगे। तो देखो यार, जैसे कि सी में हम इम्प्लीमेंट करते हैं कि एक फंक्शन बनाए, एक फंक्शन दूसरे को कॉल कर सकता है, दूसरा तीसरा को कॉल कर सकता है, तीसरा चौथा को कॉल कर सकता है। तो वैसा ही इम्प्लीमेंटेशन हम पाइथन में भी कर सकते हैं।
ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लाइक जावा, जैसे जावा में हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग करते हैं जहाँ पे एक हम क्लास बनाते हैं, क्लास के अंदर एक ऑब्जेक्ट रहता है, बहुत सारे ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट सब आपस में इंटरेक्ट करते हैं। तो वैसा ही सेम इम्प्लीमेंटेशन हम पाइथन में भी कर सकते हैं, लिस्प की तरह, ठीक है, लिस्प प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह इसमें हम फंक्शनल प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, यानी कि हम सेट ऑफ फंक्शन एक डेटा गिवन डेटा पे हम अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सेम काम हम पाइथन में भी कर सकते हैं। तो पाइथन का नेक्स्ट अच्छा चीज़ ये है कि ये हमारा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, यानी कि पोर्टेबल है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप कहीं एक कोड लिखें, कोई एक मशीन पे एक कोड लिखे हैं, तो आप उसको कोई और मशीन पे भी जाके यूज़ कर सकते हो, कोई और प्लेटफॉर्म पे भी जाके यूज़ कर सकते हो। ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। हर प्लेटफॉर्म के लिए हमें अलग कोड लिखने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। ये आपका जावा की तरह काम करता है। जावा में क्या काम होता है कि जो हमारा कोड है, ठीक है, वो पहले कंपाइल होता है और वो एक इंटरमीडिएट कोड बनता है, ठीक है। अब ये इंटरमीडिएट कोड जो होता है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है। अब ये इंटरमीडिएट कोड को ले जाके कोई भी प्लेटफॉर्म पे रन कर सकते हो। वैसे ही सेम चीज़ पाइथन में भी होता है। पहले क्या होता है कि जो हमारा प्रोग्राम है उसको कंपाइल करके हमने एक इंटरमीडिएट कोड बनाया। अब ये इंटरमीडिएट कोड जो है ये इंटरप्रेटर रन करता है और इसको आप कहीं भी कोई भी प्लेटफॉर्म पे यूज़ कर सकते हो बिना कुछ चेंज किए। तो ये चीज़ अच्छा है कि आपको एक ही काम करने के लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म के लिए अलग अलग कोड लिखने का ज़रूरत नहीं पड़ रहा है। तो पाइथन का नेक्स्ट फीचर ये है कि ये एक डायनामिकली टाइप्ड लैंग्वेज है। इसका मतलब क्या हुआ? तो देखो जैसे यहाँ पे पहला लाइन आपको दिख रहा होगा x इज इक्वल टू 10। ये क्या किया हमने? एक वेरिएबल x में 10 असाइन किया है, ठीक है। सेम काम जब हम C++, जावा इन सब में करते हैं जो कि एक स्टैटिकली टाइप लैंग्वेज है, इसमें हमें क्या करना पड़ता है कि वैल्यू असाइन करने से पहले हमें x का टाइप असाइन करना पड़ता है। इसका मतलब क्या हुआ कि क्या x में जो वैल्यू रहेगा वो एक इंटीजर नंबर रहेगा, क्या वो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर मतलब नंबर के साथ वो डॉट के बाद जो होता है ना वो वैसा नंबर रहेगा, या फिर एक स्ट्रिंग रहेगा यानी कि एक वर्ड रहेगा, एक सेंटेंस रहेगा, एक कैरेक्टर रहेगा। ये हमें पहले बताना पड़ता है कि वो वेरिएबल में क्या स्टोर रहेगा। डायनेमिकली टाइप में ऐसा नहीं है, आप उसमें डायरेक्ट वैल्यू असाइन करो, वो खुद देख लेगा कि वो क्या है, कि क्या एक वो नंबर है, क्या वो एक स्ट्रिंग है, वो खुद देख लेगा। डायनेमिकली टाइप का एग्जांपल है जैसे पाइथन डायनेमिकली टाइप्ड है, फिर जावास्क्रिप्ट भी डायनेमिकली टाइप्ड है, ये सब है। यहाँ पे देखो जैसे हमने किया है x इज इक्वल टू 10, यहाँ पे हमने इंटीजर असाइन किया, पाइथन खुद देख लेगा कि वो इंटीजर है कि क्या है, वो खुद देख लेगा, हमें उसका टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। एज अ प्रोग्रामर हमें इसका टेंशन नहीं लेना है कि उसमें क्या स्टोर हो रहा है। यहाँ पे आप एक चीज़ देखो, हमने y में क्या किया कि y इज इक्वल टू गीक्स, यानी कि इसमें एक स्ट्रिंग असाइन किया है, इसमें एक हमने वर्ड असाइन किया है कि ये इसका वैल्यू जो है वो गीक स्टोर रहेगा। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो x में, ठीक है, x में हम यहाँ पे 10 असाइन किए थे, अब यहाँ पे फिर नीचे आके x में हमने फिर गीक्स असाइन कर दिया। पहले यहाँ पे क्या था? पहले यहाँ पे इंटीजर था, अब यहाँ पे क्या हो गया? अब यहाँ पे स्ट्रिंग हो गया। अगर हम ये काम सी जावा ये सब में करते तो हमें एक एरर आ जाता। क्यों? क्योंकि x का टाइप पहले इंटीजर था, इसको हम बाद में चेंज नहीं कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये डायनेमिकली टाइप है, ये पाइथन में है, तो इसका जो वैल्यू है, इसका जो टाइप है, उसको हम चेंज कर सकते हैं। पहले हम नंबर स्टोर कर रहे थे, अब हम एक स्ट्रिंग स्टोर कर रहे हैं, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो अगर आपको ये वेरिएबल का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया है तो इसको हम आगे आने वाली एक वीडियो में डिटेल में समझेंगे, तो आप टेंशन मत लीजिएगा अगर आपको समझ में नहीं आया तो। डायनेमिक टाइप का कुछ कुछ डिसएडवांटेज भी होता है। एडवांटेज तो हो गया कि हमें टेंशन नहीं लेना है, वो खुद देख लेगा कि वो क्या टाइप है। डिसएडवांटेज क्या होता है? देखो स्टैटिक टाइप में क्या होता है कि जो वेरिएबल का असाइन हुआ, जो वैल्यू सब असाइन हुआ, उसमें अगर कुछ एरर आएगा, कुछ दिक्कत आएगा, तो वो कंपाइल के समय, मतलब कोड रन करने से पहले ही कंपाइल के समय हमारा कंपाइलर डिटेक्ट कर लेगा। लेकिन डायनेमिक टाइप में ऐसा नहीं रहता है। ये रन टाइम मतलब कोड रन होते हुए उस समय ये सब वैल्यू सब असाइन होते हैं। तो अगर कुछ एरर आएगा तो रन होते होते बीच में जो हमारा प्रोग्राम है वो रुक जाएगा, क्योंकि वहाँ पे हमारा एक रन टाइम एरर आ जाएगा। तो डायनेमिक टाइप का ये दिक्कत होता है कि वो रन टाइम एरर उसमें ज़्यादा आता है। और सेकेंड बात ये है कि डायनेमिक जो टाइप होता है लैंग्वेजेस, वो सब स्लो होता है। स्टैटिक टाइप फास्ट होता है, डायनेमिक टाइप स्लो होता है। तो जैसे कि पाइथन जो है ये हमारा जावा C++ इस सब से स्लो है। तो पाइथन का नेक्स्ट अच्छा फीचर ये है कि इसमें जावा की तरह ही ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन का ऑप्शन है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जैसे मान लो कि आपने एक प्रोग्राम लिखा, ठीक है, आपने प्रोग्राम लिखा तो वो प्रोग्राम को आपने 5 GB स्पेस असाइन किया है कि उसको 5 GB स्पेस का ज़रूरत पड़ेगा अपना काम करने के लिए, तुम 5 GB लो, अपना काम करो, मुझे आंसर दो, ठीक है, ये आपने प्रोग्राम लिखा है।
आपके पास जो मेमोरी है वो तो कुछ लिमिट में ही है, अनलिमिटेड मेमोरी तो रहता नहीं है। तो आपने जो 5 जीबी असाइन किया है, मान लीजिए आपका काम हो गया, ठीक है। अब जो उस 5 जीबी में जितना भी डेटा है वो सब अब गार्बेज हो चुका है, उसका आगे हमें कोई काम नहीं है, हमें रिजल्ट मिल चुका है, हमें उसका कोई काम नहीं है, ठीक है। तो क्या आप वो 5 जीबी को वैसे ही छोड़ दीजिएगा? अब बताइए, 5 जीबी आपका वेस्ट हो जाएगा, वो वहाँ पे रहेगा, उसका कोई यूज़ भी नहीं होगा, 5 जीबी आपका वेस्ट हो गया। तो ये चीज़ में अक्लमंदी नहीं है। अक्लमंदी इस चीज़ में है कि आप जाइए, वो 5 जीबी को क्लियर कर दीजिए, है ना? और वो जो डेटा आपका फिर क्लियर हुआ है, वो जो मेमोरी आपका क्लियर हुआ है, आप उसको दोबारा जाके यूज़ कर सकते हैं। तो ये चीज़ पाइथन और जावा जो है वो ऑटोमैटिक जाके खुद कर देता है। जो चीज़ जो गार्बेज डेटा अब गार्बेज बन चुका है उसको जाके वो फ्री कर देगा और उसको दोबारा वो यूज़ कर सकता है। सी प्लस प्लस में ऐसा नहीं है। अगर आपने असाइन किया है तो आपको खुद जाके उसको क्लियर करना पड़ेगा। उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा कोड में लाइन, या आप जाके उसको क्लियर कीजिए। तो अब तो आप समझ ही गए होंगे कि पाइथन कितना ज़्यादा फेमस है। और अब आइए कुछ ऐसे एप्लीकेशन के बारे में जानते हैं जिसमें पाइथन हेवीली यूज्ड है, ठीक है। तो जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, यूट्यूब हो गया, ड्रॉपबॉक्स हो गया, रेडिट हो गया, कोरा हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, मोजिला फायरफॉक्स, नेटफ्लिक्स, ये सारे एप्लीकेशन में पाइथन हेवीली यूज्ड है। नेटफ्लिक्स ने 2019 में एक वीडियो रिलीज़ किया था जिसमें उन्होंने दिखाया था कि वो पाइथन कितना यूज़ करते हैं और पाइथन उनका बिजनेस को रन करने में कितना हेल्प करता है, ये चीज़ उन्होंने दिखाया था। अब खुद जाके वो चेक कर सकते हैं। तो पाइथन दुनिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसके लाइब्रेरीज बहुत रिच है और इसके वजह से आप किसी भी फील्ड में पाइथन की मदद से काम कर सकते हैं। तो ये जो लैंग्वेज है ये आसान भी है, साथ ही साथ पावरफुल भी बहुत है। तो आपने पाइथन सीखने का जो डिसीजन लिया है बहुत अच्छा है। आप इसको कोर्स एंड तक देखिएगा, सीखिएगा सब कुछ, आपको काफ़ी इससे फ़ायदा होगा।